बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, मुजव्वज़ा 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से बिल आखिर तमाम सियासी जमातें जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं मिल बैठी। सैयद खुर्शीद शाह की सदारत में इजलास हुआ और उस मुजव्वदे को भी सामने लाया गया जिसके बारे में कई रोज़ से मुख्तलिफ बातें की जा रही थी, मुख्तलिफ ख्यालात का इजहार किया जा रहा था। हुकूमत ने वो मुसवदा तमाम सियासी जमातों के सामने रख दिया। अब इस पर दोबारा इजलास कल 2:30 बजे होगा। लगता यह है कि पार्लियामेंट में मौजूद सियासी जमातें संजीदगी के साथ इस मुसवदे पर गौर भी करेंगी, अपनी अपनी तजावीज़ उन्होंने दी भी हैं और मज़ीद तजावीज़ भी देंगी। इससे यह बज़ाहिर तो नज़र आता है कि सियासी जमातें किसी एक नुक्ते पर इत्तफाक राय पैदा कर सकती हैं, लेकिन अगर इख्तलाफात भी होते हैं तो अब कोई सियासी जमात जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है ये नहीं कह पाएगी कि हुकूमत ने उन्हें मुसवदा नहीं दिया, हुकूमत ने उनसे बातचीत नहीं की, हुकूमत ने उन्हें राज़ी करने की कोशिश नहीं की। सियासी जमातों को मिलकर इसी तरीके से पार्लियामेंट के अंदर तमाम मुल्की मसाइल का हल तलाश करना है। इसलिए कि जब हम पार्लियामेंट के सुप्रीम होने की बात करते हैं और सियासी जमातें पार्लियामेंट में जाकर मुल्क में कानून साजी की बात करते हैं तो किसी कानून साजी के लिए तमाम सियासी जमातों को अपना किरदार अदा करना चाहिए। अच्छी खबरें कल से आ रही हैं जब KPK के अंदर अली मीन गंडापुर साहब वज़ीर आला KPK, उनके साथ बैठे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, तमाम सियासी जमातें मिल बैठी। उस महफिल में यह फैसला भी हुआ कि आज एक जरगा होगा, उस जरगे की सदारत अली मीन गंडापुर साहब करेंगे। KPK के अंदर जो इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है उन मसाइल को हल करने के लिए KPK की हुकूमत तनहा परवाज करने की बजाय वफाकी हुकूमत और सियासी जमातों को अगर मिलकर साथ चलने का ऐलान कर रही है तो ये खुश आइंद बात हो सकती है। इसी पे आज बात करेंगे 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का जो इजलास हुआ जिसकी सदारत पीपल्स पार्टी के सैयद खुर्शीद शाह ने की। इस इजलास का आउटकम क्या है? क्या आने वाले दिनों में हम ये देख सकते हैं कि सियासी जमातें किसी एक इत्तफाक राय के साथ इन तरमीम को मंजूर कर लेंगी और क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो मौक़िफ़ सख्त मौक़िफ़ रहा है उससे भी राज़ी कर लिया जाएगा? इसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान भी इजलास में शरीक थे। मौलाना फजल रहमान की भी बहुत सारी रिजर्वेशन सामने आती रही, कभी उनकी पीपल्स पार्टी से मुलाकातें हुई, कभी PMLN से, कभी PTI का वफद उनके पास पहुंचा ताकि नंबर्स पूरे करने के लिए मौलाना फजल रहमान की हमायत हासिल कर ली जाए। लेकिन अगर तमाम सियासी जमातें पार्लियामेंट में मौजूद इत्तफाक राय पैदा कर लेती हैं तो फिर नंबर्स गेम शायद इतनी बड़ी अहमियत इख्तियार ना करे, क्योंकि इल्ज़ामात की सियासत हो रही है। ये कहा जा रहा है अपोजिशन की तरफ से कि उनके अराकीन को डराया धमकाया जा रहा है। दूसरी तरफ हुकूमत ये कहती है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपने खुद कई अराकीन को रुपोश होने का कहा है। सच क्या है इसके बारे में भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नदीम अफजल चंद साहब। नदीम अफजल चंद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। आज पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास भी हुआ, बहुत ताख़ीर हुई, अगरचे ये इजलास हो गया, कल इजलास को दोबारा बुलाया गया है। आपको लगता है सियासी जमातों में इत्तफाक राय पैदा हो जाएगा? क्योंकि इतना जो मुल्क के अंदर एक हिजानी कैफियत काफ़ी रोज़ से है कि तरामीम आनी है, हुकूमत ने नंबर्स पूरे करने हैं, अपोजिशन कहती है कि हुकूमत के पास नंबर्स पूरे नहीं हैं, हमारे अराकीन को ख़रीदने की बात की जा रही है। क्या ये एक अच्छी पेशरफ्त है जिसे आज के इजलास को समझा जाए? देखिए मलिक साहब, मैं समझता हूँ कि आप ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दें कि बिल आखिर उन्होंने इस पे डिस्कशन ओपन भी की और तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस बैठी हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं पार्लियामान के अंदर, जो जमातें थीं वो आज उनके साथ मुसवदा शेयर भी किया गया। और यही मैं समझता हूँ कि जमहूरियत का और पार्लियामान की यही जो अच्छी रवायात होती हैं और उसमें एक मजा हुआ खुर्शीद शाह साहब को चेयरमैन पर इसलिए बनाया गया कि चीज़ों को क्यास खत्म हो, जो एक पैनिक क्रिएट हुई है वो खत्म हो हमारी सोसाइटी में से। और इंशाल्लाह मुसवदा आप देखेंगे मुत्तफिका, जिस तरह चेयरमैन बिलावल साहब ने अभी फरमाया है कि हम चाहते हैं कि मुत्तफिका हो और ये हमारी प्रायोरिटी है और हम किसी एक सूबे का रोटेशन बेस पे, आप डिटेल पढ़ भी लिया होगा आप जी जी, तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल में बेहतर होगा। लेकिन क्या आप समझते हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के खदशात भी दूर हो चुके हैं या दूर हो जाएंगे? क्योंकि बाज़ नुकात के ऊपर तो PTI का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है। देखें जी, वो कमेटी के अंदर खुल के डिबेट यकीनन हुई होगी, वहाँ गौर साहब भी बैठे थे और की नुमाइंदगी थी। तो मेरे ख्याल में इस वक्त ये तो एक चीज़ क्लियर नज़र आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी ऑन बोर्ड है इस सारे मामले में। और इंशाल्लाह आप देखेंगे
क्योंकि पार्लियामान के अंदर जब बहस होती है तो पार्लियामान ने अवाम ने अपने नुमाइंदे इसी काम के लिए चुने होते हैं कि आप बैठ के मुल्क के लिए जो बेहतर है वो करें। ये तरमीम किसी की मलकियत नहीं होती, ना किसी एक शख्स के लिए होती है। ये इदारे को मजबूत करने के लिए रिफॉर्म्स होनी चाहिए, वक्त के साथ साथ हमारी रिफॉर्म्स रुकनी नहीं चाहिए। तो जिन सोसाइटीज में तरक्की की है वहाँ रिफॉर्म्स होती रही है तो तरक्की की है उन्होंने। लेकिन नदीम साहब, क्या आप समझते नहीं हुकूमत ने गलती कर ली थी जब एक रोज सारे मेंबरान को बिठा लिया गया और ये कहा गया कि हम पार्लियामेंट में ये मंजूरी करवा कर उठेंगे? उस वक्त ना किसी के पास मुसवदा था, मौलाना फजल रहमान अपनी जगह पर नाराज थे। हुकूमत को इतनी जल्दी थी क्या? लेकिन ये तो आप किसी नून लीग के बंदे से पूछ सकते हैं कि जल्दी क्या थी। मैं इसके ऊपर क्या, बहरहाल मेरे ख्याल में जिस तरह अब वर्किंग हो रही है इसी तरह पहले वर्किंग हो जाती तो उसके बाद पार्लियामान का इजलास बुलाया जाता तो ये बेहतर था। तो मेरे ख्याल में वो शुक्र है वो बेड़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने उठाया और उसमें आप देखेंगे इंशाल्लाह बेहतरी होगी। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह 18वीं तरमीम में मुतफिका हुई थी उसी तरह होगी। नदीम साहब, अगर हम इन तरामीम की बात करें तो सबसे पहले तो जो इशू बना वो ये बना था कि आइनी अदालतें नहीं होनी चाहिए, एक आइनी बेंच तश्कील दे दिया जाए। उस पर भी फिर कंसेंसस ना हो सका। पीपल्स पार्टी आइनी अदालत के मौक़िफ़ पर कायम रहेगी या किसी बेंच को भी जो है उसको जो उस पर जो है वो कंसेंसस पैदा हो सकता है? देखिए जी, हमने अपना मौक़िफ़ तमाम बार के सामने भी रखा है, पार्लियामान के साथ भी रखा है और अब तमाम पॉलिटिकल जमातों के सामने भी रखा है। सिविल सोसाइटी के साथ हम डायलॉग कर रहे हैं। हमारी टीम में तश्कील दी गई है जो तमाम बार में और सिविल सोसाइटी में और चेयरमैन खुद बार में जा रहे हैं। तो इसलिए कहा है कि हमारा मौक़िफ़ भी सुन लें, हम लोगों का मौक़िफ़ सुने और फिर इंशाल्लाह जो मुल्क कौम के लिए बेहतर होगा वही चीज़ सामने आएगी। तो देखते हैं क्या आता है, वो चीज़ कौन सी चीज़ है जिस पे सामने कंसेंसस होता है। तो पॉलिटिकल डायलॉग में यही होता है, एक बात मैं आपकी मान लूँगा, एक आप मेरी मान लें और चीज़ें जो मुल्क के लिए बेहतर हो वो आगे चल के हो जाए। नदीम साहब, आपने डायलॉग की बात की। अगर हम कुछ रोज़ पहले देखें तो बड़ा एक क्योस की कैफियत थी, एक बड़ी लड़ाई झगड़े की कैफियत थी। नज़र नहीं आता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी इशू पे हुकूमत के साथ या बड़ी सियासी जमातों के साथ मिलकर बैठेगी। लेकिन KPK के अंदर जरगा की अगर बात हुई, वहाँ भी तमाम सियासी जमातें मिल बैठी, वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला KPK इकट्ठे मिल बैठे। आज कमेटी में बैठना और कल दोबारा कमेटी का इजलास तलब किया जाना, आप समझते हैं सियासत के अंदर जो एक इंतहा पसंदाना रवैया था उससे भी पीछे हटने के इम्कानात बढ़ रहे हैं? देखिए जी, मेरे जैसा या मेरे जैसे और लोग जहाँ सोसाइटी में जो डेमोक्रेसी पे बिलीव रखते हैं, जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, उनके लिए तो ये बहुत से खुशाइन बात है। और जहाँ मैं तो पहले दिन से कहता हूँ कि डायलॉग के बगैर, पॉलिटिक्स में एंगेजमेंट के बगैर मामलात आगे नहीं चलते। आपकी 2/3 मेजॉरिटी भी हो तो आपको आगे लेके आपको चलना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी अब अंदाजा हो गया होगा कि अल्टीमेटली इस मुल्क में हमने डायलॉग के साथ पॉलिटिकल फोर्सेस को साथ मिला के उनके साथ बैठ के मामला चलाए जा सकते हैं। तो अगर वो KPK का अल्लाह करे वहाँ भी अमन हो जाए, वहाँ जिरगा कामयाब हो जाए और फिर वफाक में भी जिस तरह आज पॉलिटिकल जमातें सारी देखें तो हमारे अवाम भी सुख का सांस लें, हमारा मुल्क आगे चले, हम इकोनॉमिक क्राइसिस से निकल जाएं, हम हमारे जो मसाइल हैं, जो खित्ते में हमारे मुल्क में हमें खारजी मसाइल हैं, उन चीज़ों से हम निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप मेच्योरिटी का मुजाहरा करेंगे और यही दानिशमंदी है तो मलिक साहब कौमें वही तरक्की करती हैं जहाँ हम आपस में बैठ के आप बेहतर काम। अब वो दौर चला गया, ये 2024 है, अब 1988 या 85 नहीं है। वो लड़ाई भी देखें, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के बाद फिर भी MRD मुसलमान नुसरत भुट्टो साहबा ने उन्हीं लोगों के साथ मिलकर चलाई जो पहले फांसी का मुतालबा, हुकूमत के जाने का मुतालबा करते, तहरीक चलाने का। तो उसके बाद देख लें फिर बीबी की शहादत के बाद फिर चौधरी परवेज लाई या उन्हीं लोगों के साथ बैठ के हमने हुकूमत चलाई। क्योंकि मुल्क के लिए आपको कई अपने जाती इशूज को पीछे करना पड़ता है, कुर्बानियां देनी पड़ती हैं और रिकन्सिलिएशन या कंसेंसस या डायलॉग या ये सारी चीजें इस मुल्क की बहुत बुनियादी जरूरत है। तो ये समझ लिया जाए नदीम चंद साहब के पीपल्स पार्टी PTI कहीं आगे चल के किसी सियासी मोड़ पर मिल बैठकर हुकूमत साजी का हिस्सा भी बन सकती हैं? बिल्कुल जी, इस मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ भी हो सकता है। ये मैं तो कभी इस बात पे बिलीव ही नहीं करता
कि ये नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ सब कुछ हो सकता है। वो मुल्क के लिए, कौम के लिए, इस मुल्क के सालमियत के लिए जो भी बेहतर हो वो होना चाहिए। नदीम साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, चूँकि हमने देखा कि सोशल मीडिया पर एक ऐसी कंपेन चलती है, कोई भी सियासी जमात बाज़ार ये नज़र आता है कि अपने सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस के नीचे आ चुकी है। PTI को भी कल से बड़ी शदीद तनकीद का सामना, जब अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर दाखिला के साथ बैठे थे। पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए सियासत जो सोशल मीडिया है, ये कितना बड़ा दबाव की हैसियत इख्तियार कर चुका है? लेकिन जी सोशल मीडिया एक टूल है, लेकिन अगर आप मीडिया या सोशल मीडिया के ज़ेरे असर आकर आप पॉपुलर बातों को ही हर वक्त अपनी पॉलिसी बनाएंगे तो फिर आप विजन यही होता है कि लीडर कौम को लीड करता है, कौम लीड नहीं करती। लीडर अपना विजन देता है, वो लीड करता है, वो एजुकेट होता है। पॉलिटिक्स में जो एजुकेटिव रोल है उसका मतलब ही ये है कि सियासतदान जो है वो अपने कौम को एजुकेट करें, वो मोटिवेट करें, वो लीड करें। और जो मैं समझता हूँ अली अमीन गंडापुर साहब ने कल जो बैठ के जिरगा, अब इसका क्रेडिट भी तो फिर देखे ना, उनकी लीडरशिप को जाएगा और उनको जाएगा कि वो सारे बैठ के। तो मैं समझता हूँ कि वफाक के साथ लड़ाई आप हमारे ना आइन में गुंजाइश है, ना हमारे मुल्क में गुंजाइश है, ना हमारे कल्चर में गुंजाइश है। तो आपने सूबे में हुकूमत है, आपने वफाक के साथ मिलकर चलना है। आपने अमन के लिए, आपने अपने सूबे के अमन के लिए, अपनी आवाम के अमन के लिए, तो आप अपने सियासी मुखालफिन के साथ बैठेंगे। आपने टेलीफोन किया, वो सारी जमातें आपके पास आ गई, इसमें उनकी इज्जत बनी, उनका कद बढ़ा। और मैं समझता हूँ कि जो सोशल मीडिया के जो लोग हैं जो तनकीदें करते हैं, मैं उनसे इत्तफाक नहीं करता। नदीम साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो आज कहा कि हमारे पास नंबर्स पूरे हैं, क्योंकि नंबर्स के हवाले से PTI भी दावेदार है कि हुकूमत के पास नंबर्स पूरे नहीं हैं, इसलिए मौलाना फजल रहमान के पास जाना पड़ता है बार बार। अगर नंबर्स पूरे थे तो फिर PTI पीपल्स पार्टी को या PMLN को ज़रूरत क्या है? क्योंकि कुछ शिकायत ऐसी भी आ रही है कि हमारे लोगों को जो है वो धमकाया जा रहा है, उन्हें डराया जा रहा है, वोट खरीदने की बात भी की जा रही है। ये PTI इल्ज़ाम लगाती रहती है। देखिए जी, मेरे ख्याल में मैं तो डराने धमकाने पे या खरीदो फरोख्त पे यकीन नहीं रखता। अगर हुकूमत को ऐसा काम कर रही है तो मैं समझता हूँ ये अच्छी बात नहीं है। डायलॉग के साथ ही आप मिल बैठ के काम करें। जिस तरह अब माहौल पैदा होता जा रहा है KPK के अंदर और वफाक के अंदर, मैं समझता हूँ इसी तरह आगे भी हमें चलना चाहिए। हमें जो नफरत है, जो शिद्दत, जो सियासत में शिद्दत है, उसमें आप जैसे लोगों को भी किरदार अदा करना चाहिए, जो मीडिया के लोग भी हैं, और सियासतदानों को भी किरदार अदा करना चाहिए कि वो शिद्दत, वो पोलराइजेशन वो खत्म होनी चाहिए। नदीम अफजल जान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे मुल्क के मुमताज़ कानूनदान हाफिज एहसान अहमद साहब। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद। 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से मुल्क भर के वकला ने भी अपना मौक़िफ़ सामने रखा है। वकला बरादरी भी कहीं ना कहीं हमें तकसीम तो दिखाई देती है, लेकिन मुल्क के सीनियर कानूनदान यही समझते हैं कि आइनी तरामीम अगर कंसेंसस के साथ हो जाए, तमाम सियासी जमातें जिस तरीके से मिल बैठी हैं, पार्लिमानी कमेटी का एक इजलास हो चुका, कल दूसरा इजलास होगा, इसके बाद इन तरामीम के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इस्लाहात होंगी और जुडिशल जो रिफॉर्म्स की बात की जाती थी उसके हवाले से भी बहुत बेहतरी आ सकती है। हाफिज एहसान अहमद मुल्क के मुमताज़ कानूनदान हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। हाफिज साहब, ख़ुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास भी हो गया, तमाम सियासी जमातें मिल बैठी, अब जो आइनी तरामीम की बात की जा रही थी, आपको लगता है कि ये मामला अब किसी नतीजे पे पहुंचेगा, तमाम सियासी जमातें मिलकर इसे पार्लियामेंट से मंजूर करा लेंगी, या इख्तलाफात अपनी जगह पर अब भी मौजूद हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, एक तो ये है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त इस प्रोसेस के अंदर है, सब तो बड़ी खुशाइन बात ये है कि सारों ने इसके अंदर जो है अपना इनपुट देना शुरू कर दिया है। बाकी रही बात कि जब पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं तो उसके अंदर एक वोटिंग का जो एक प्रोसेस है वो है सेकंड ऑप्शन। फर्स्ट फेज के अंदर ये है कि अगर आप एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने जा रहे हैं तो जितने भी पार्लियामेंट के अंदर पार्टीज हैं जिनकी पार्लियामेंट के अंदर रिप्रेजेंटेशन मौजूद है, उनका इसके अंदर इनपुट आना चाहिए। और ये इनपुट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप पाकिस्तान के अंदर एक जो फंडामेंटल जुरिस्डिक्शन है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की, आप उसको जो है दूसरी जगह देने जा रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, जो दुनिया भर के 70 ममालिक से ज्यादा मौजूद है, और ना उससे सेपरेशन ऑफ पावर, ना इंडिपेंडेंस और जुडिशरी इफेक्ट होती है। तो यही दो चीजें कंसर्न थी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये किसी ब्रॉड एजेंडा के ऊपर आ जाते हैं
और मैं ये समझता हूं कि तीन चीजें बड़ी ब्रॉड हैं। एक ये है कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, दूसरा ये है कि जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है, हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस जो बनाने हैं, उसके बाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के अंदर आना है, या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की एलिवेशन करनी है, या उसके बाद ये है कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के मुतालिक आपने एक पैनल या जो भी प्रोसेस करना है, या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो आप बनाने जा रहे हैं उसका एक अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है। तो ये एक बड़ा है। तीसरा जो इसके अंदर है वो है आपकी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को किस तरह इफेक्टिव किया जाए कि पाकिस्तान के अंदर जो जजेस हैं वो अपनी इफेक्टिव डिलीवरी जो है वो सारे प्रोसेस के अंदर करें। ये नहीं है कि सिर्फ आप लोगों को जो फाइनेंशियल मिसकॉन्डक्ट है उस पर भी चार्ज करें। अगर कोई इंटेलेक्चुअल मिसकॉन्डक्ट कर रहा है, यानी कि वो काम नहीं कर रहा, डिलीवर नहीं कर रहा, तो उसका भी एक चेक एंड बैलेंस जो है वो होना चाहिए, जो दुनिया के कई ममालिक के अंदर है। तो अगर मलिक साहब तीन इन चीजों के ऊपर ब्रॉडली ये लोग तय कर लेते हैं, और ये तीनों चीजें ऐसी हैं कि जो 2006 से सीओडी के अंदर पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनका इस कंसेंसस मौजूद है, और मैं ये समझता हूं कि अब बात इससे आगे बढ़नी चाहिए। हम सब, लेकिन जो एतराज करने वाले हैं वो कहते हैं कि अगर सीओडी के अंदर ये सारी चीजें मौजूद थी, 2024 तक का इंतजार क्यों किया गया? फिर 2024 की अगर बात की जाए तो फिर 25 अक्टूबर डेट को टारगेट रख के ये सारी तरामीम क्यों की जा रही हैं? मलिक साहब, एक तो ये है कि 2006 के अंदर जब सीओडी आया तो उसके बाद आपने देखा होगा, और आप भी उस मूवमेंट का हिस्सा थे, हम सारे थे, जो चीफ जस्टिस की रेस्टोरेशन की थी, जिसे हम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की मूवमेंट कहते हैं या लॉयर्स मूवमेंट कहते हैं, वो 2007-8 से वो स्टार्ट हुई। तो पहली अटेम्प्ट जो थी 2006 के सीओडी के बाद, वो 2010 के अंदर आपकी 18 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर आई। अब चीफ जस्टिस साहब का इतना बड़ा क्लाउड था, एक पब्लिक सपोर्ट या लॉयर सपोर्ट के साथ वो आए हुए थे, और उससे आपने देखा भी होगा कि जब 18 अमेंडमेंट के अंदर कुछ चीजों को एड्रेस करने की कोशिश की गई जिसमें आपकी जुडिशियल अपॉइंटमेंट है, तो उस दौर के चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आप इनको मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं लेके आएंगे तो मेरे पास 18वीं तरमीम का केस पड़ा हुआ है। और आपने फिर देखा कि बहुत जल्द जो है विद इन डेज जो है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 19 अमेंडमेंट आई, और वो जुडिशियल अपॉइंटमेंट वाला सारा प्रोसेस था वो चीफ जस्टिस या जुडिशरी की तरफ टिल्ट कर गया। उसके बाद ये है कि जब आप मेजर अमेंडमेंट्स के अंदर जाते हैं तो फिर आपको वो एनवायरनमेंट भी चाहिए। उसके बाद 2013 के इलेक्शन के बाद पूरे मुल्क के अंदर एक कन्फ्रंटेशन जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज की स्टार्ट हुई, फिर 2018 के अंदर आया। लेकिन इन 10-12 सालों के अंदर पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज ने और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ चीजें ऐसी हुई हैं कि जिसकी बुनियाद पे ये था कि जो पाकिस्तान का आम आदमी है वो इस सारे प्रोसेस से अलहदा हो गया, उसके केसेस नहीं लगते, साल से जो है उसके सिविल के केसेस जो है, क्रिमिनल केसेस जो है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर पड़े रहते हैं, और ये सारा काम जो है ये पॉलिटिकल केसेस के अंदर या कॉन्स्टिट्यूशन केसेस के अंदर लग जाता है। और वहां पे पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने एक सीट ऑफ जुरिस्डिक्शन भी कई मामलों में किया है, जिसको अब कई केसेस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही उस चीज को रिवर्स किया है। लेकिन तो हम सब ये बातें ठीक है, दुरुस्त है आपकी कि आम आदमी के केसेस लटके होते हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की रिटायरमेंट जब होने जा रही है उस वक्त ये सारी जो तब्दीलियां की जा रही हैं, सारी तरामीम सामने लाई जा रही हैं, ये रिलेट करती है चीफ जस्टिस पाकिस्तान की रिटायरमेंट के साथ? नहीं, देखिए मलिक साहब, एक तो ये है कि आज चीफ जस्टिस ऑफिस से रजिस्ट्रार ने एक लेटर निकाला है कि चीफ जस्टिस जो है उनका फुल कोर्ट रेफरेंस जो है वो 25 अक्टूबर को होगा। तो लिहाजा ये बात अब खत्म हो गई कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान किसी एक्सटेंशन के अंदर है या एक्सटेंशन गवर्नमेंट करने जा रही है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। दूसरा इस चीज के अंदर है कि मैंने आपको इसलिए 2010 का एग्जाम्पल दिया कि जिस तरह हमारी जुडिशरी की सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो ऑब्जर्वेशन है या जिस तरह उन्होंने इस केसेस को डील किया, और आप एक मेजर शिफ्ट करने जा रहे हैं कि यानी कि सुप्रीम कोर्ट के साथ जो है वो आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट करने जा रहे हैं। और अभी भी आप देखें कि 6, 7, 8 पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट या मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के अंदर आ गई हैं। तो अगर मैं समझता हूं कि अगर 25 के बाद कोई ऐसी मूवमेंट आती है अमेंडमेंट्स की, तो या हो सकता है कि उस अमेंडमेंट लॉन्च होने से पहले ही स्टे कर दिया जाए, जो आपके सामने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के एग्जांपल आई। कभी लॉ बना नहीं था तो पाकिस्तान के 8 जजेस इकट्ठे हुए और उन्होंने एक फ्यूचर के ऊपर उस चीज को रोक दी, और फिर इस चीफ जस्टिस ने आके एक फुल कोर्ट बनाया और 10-5 से फैसला आया। तो मेरा ख्याल है कि शायद वो कंसर्न्स गवर्नमेंट्स की तरफ से या हमारी जुडिशरी का एक मूड है कि 184(3) की फिर कुछ जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करके तो हम इस प्रोसेस के अंदर न पड़ जाएं कि जो हम काम करने जा रहे हैं वो फिर पाकिस्तान के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल कॉन्ट्रडिक्शन या उसके अंदर एक जुरिस्डिक्शन या उसके बाद एक लिटिगेशन के अंदर इन्वॉल्व होके जो 2006 से तय हुआ था उससे फिर बहुत दूर टाइम निकल जाए।
लेकिन हम सब जो इजलास हुए, मौलाना फजल रहमान साहब से बार बार मिली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिली, हुकूमती जमातें उनसे जाके मिली, कहा जा रहा था कि मौलाना फजल रहमान साहब के पास मुसवदा नहीं है, उनकी अपनी तजावीज़ हैं। बेसिक पॉइंट क्या था जिस पे मौलाना फजल रहमान जो है वो हुकूमत के साथ चलने को तैयार नहीं हुए? मेरा ख्याल है दो चीजें मलिक साहब थी। एक ये था कि जो गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज था उसे बहुत जल्द जो है इन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ शेयर कर लेना चाहिए था। चूंकि आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर जा रहे हैं तो अगर वो चीजें शेयर कर ली जाती और इसमें जितनी भी आप ब्रॉडली चीजें देखें, कुछ जरूरी नहीं है कि सारी चीजों पे आपका कंसेंसस हो। आप एक चीजों को टेबल करते हैं, यानी कि शेयर करते हैं, और टेबल तो उस वक्त मलिक साहब होता है फॉर्मली कि जब आपकी जो कैबिनेट है उसको अप्रूव करती है ड्राफ्ट की सूरत के अंदर, और फिर असेंबली के अंदर चला जाता है, और फिर उसके बाद एक वोटिंग का प्रोसेस जो है वो आर्टिकल 239 जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होता है 2/3 मेजोरिटी के अंदर। तो मैं ये समझता हूं कि ये गवर्नमेंट ने थोड़ा सा उस मामले के अंदर डिले कर दिया। दूसरा इसके अंदर ये है कि इतनी ज्यादा जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स थी मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, वजन उसमें एक थी कि आर्टिकल 63A के रिलेटेड थी, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो आई हुई थी, जो बिल्कुल सब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने मैंडेट से एक्सीड किया या री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किया। जो आपका वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के दरमियान एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आया और उन्होंने कहा कि वोट काउंट नहीं किया जाएगा, तो अब आप देखें सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिविजिट कर लिया है। इस तरह जो मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला है आर्टिकल 8 के नीचे, जो ऑलरेडी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की 50 साल की हिस्ट्री है, उसके ऊपर जजमेंट्स भी मौजूद हैं कि सिविलियन जो मिलिट्री लॉज की वायलेशन कर उन्हें किया जा सकता है। तो मेरा ख्याल है कुछ ऐसी चीजें थी जिनको इस तरह जो है नहीं लेके आना चाहिए था, या उसको किसी और स्टेज पे ले आना चाहिए था। ब्रॉडली एजेंडा ये होना चाहिए कि पाकिस्तान का जुडिशियल प्रोसेस है या जस्टिस प्रोसेस है उसको फेज 1 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर करें और ये ट्रिकल डाउन करें हाई कोर्ट्स के अंदर। क्योंकि अगर आप सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहेंगे, और मेरी इसमें तजवीज भी यही है कि आपने अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनानी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो उसके साथ साथ प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाए, या ये है कि इनके बेंचेस जो है वो एक्सटेंड करें प्रोविंसेस के अंदर, क्योंकि मेजर चंक जो आपका लाखों के अंदर है वो आपका हाई कोर्ट्स के अंदर है। तीसरा इसके अंदर यह है कि जब आप सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का करेंगे तो एक ये भी मूड निकलता है कि शायद जो है कि आप सुप्रीम कोर्ट को टारगेट कर रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट स्पेसिफिक है। तो जुडिशियल रिफॉर्म्स जो है वो आपकी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और आपका जो गवर्नेंस ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है उसके अंदर रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। और आपका आउटडेटेड जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है 1860 से अब तक है, या सिविल जस्टिस सिस्टम 1908 से, उसको तब्दील करें। तो अगर इस पैराए के अंदर चीजें जाएंगी तो वो आएंगी। तो मेरा ख्याल है कि वो चीज जो थी वो कहीं मिसिंग थी, जिसकी वजह से एक वो आया। दूसरी उसके अंदर ये है कि जब आप अपना मैक्सिमम एजेंडा जो है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स के अंदर करते हैं तो उसके अंदर कंसेंसस आता है, और कंसेंसस या कॉन्करेंस इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज का आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे भी है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ओवरबर्डन्ड है, उसने या जुरिस्डिक्शन जो है उसको डिवाइड होना चाहिए जिस तरह दुनिया के दूसरे ममालिक के अंदर है। और दूसरा उसके साथ साथ था कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट का प्रोसेस बेहतर करें, पार्लियामेंट का रोल इफेक्टिव करें, और उसके साथ साथ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो है, जो जजेस का इंटरनल अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म है, उसको बेहतर किया जाए। तो अगर ये तीन चीजें आप कर लेते हैं तो मेरा ये ख्याल ये है कि ये एक ब्रॉड कंसेंसस है, सवाए एक पॉलिटिकल जिस तरह कहते हैं कि आप उसको कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। अदरवाइज ये सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये बारह इस पे बोल चुकी हैं, और हर सोसाइटी का सेगमेंट इस पे बोल चुका है कि इसके अंदर बेहतरी की गुंजाइश है, वो होनी चाहिए। बाकी जो चीजें वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जी हम सब क्या हम समझें कि फिर जो है आईनी अदालत बनेगी या आईनी बेंच बनेगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इस पे भी कंसेंसस हो सकता है? मलिक साहब ये है कि सुप्रीम कोर्ट का हर बेंच जो है वो आईनी बेंच होता है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट जब काम कर रही होती है आर्टिकल 184 के नीचे या आर्टिकल 185 के नीचे या आर्टिकल 186 के नीचे, तो वो आईनी ही बेंच उसके अंदर होता है। और हमारा जो ऑर्डर 26 है सुप्रीम कोर्ट का रूल्स का 1980 का, वो बेंच ही बनाता है। अब इसको थोड़ा बहुत को रिलेट किया जाता है, वो आपका जी शरीयत बेंच है। शरीयत बेंच जो है वो एक और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है आपने जो शरीयत कोर्ट है उसकी एपेलेट जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट को दी हुई है, और उसके भी 4 साल हो गए अभी तक जो है वो अभी चीफ जस्टिस ने आके वो मेंबर्स पूरे किए। लेकिन इशू तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये है कि वो जब चीफ जस्टिस और जजेस रोटेट करेंगे उन बेंचेस के अंदर, तो वहां प्रॉब्लम तो वो आएगा। देखें ना कि यहाँ तो हम सारी पॉलिटिकल पार्टीज या हम इस चीज के अंदर आए कि जी 3 मेंबर्स बेंच है या 5 मेंबर्स बेंच है। आप जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाते हैं आप पहले कहते हैं लार्जर बेंच बनाएं, फिर आप कहते हैं फुल कोर्ट बेंच बनाएं।
तो सारे का सारा टाइम जो है वो आपका इन केसेस के अंदर या इन रिट पिटीशंस या कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशंस के अंदर निकल जाता है। और यही काम हाई कोर्ट के अंदर हो रहा है कि आप जाए ना आज कॉज लिस्ट निकालें, पाकिस्तान की हाई कोर्ट्स भरी पड़ी हैं अगेंस्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये वो सारी चीजें हैं जिसको कंसीडर करना चाहिए, और इसको कंसीडर किए बगैर मलिक साहब अब गुजारा भी नहीं है कि यहाँ आप एक स्टेलमेट सिचुएशन के अंदर रहे, और वो जो स्टेलमेट सिचुएशन है उससे न पाकिस्तान का आदमी न पाकिस्तान की जस्टिस सेक्टर की रैंकिंग जो है जो 140 में से 130 नंबर पे है, या आप अपना कैमरा लेके बाहर चले गए ना कि पाकिस्तान का आम आदमी, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम, पाकिस्तान के पाकिस्तान के अकाउंटेबिलिटी गवर्नेंस पे क्या कहता है। तो अगर ये एक चीज इनिशिएट की जा रही है और उसका ट्रिकल डाउन नीचे आएगा, और ये सुप्रीम कोर्ट जो है रेगुलर सिविल क्रिमिनल मैटर्स को देखेगी, आपकी भी बारी जल्दी आएगी, दूसरों की भी जल्दी बारी आएगी, बाकी जो दूसरे इश्यूज है देखी जाएगी वो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट देखे। और दुनिया भर के अंदर ये एक्सपीरियंस जो है बड़े जबरदस्त तरीके से कामयाब हुआ है कि दुनिया के 70 ममालिक के जो फॉर्मल जस्टिस सिस्टम है उसके अंदर मौजूद में आपके सिविल लॉ कंट्रीज भी हैं, आपके कॉमन लॉ कंट्रीज भी हैं। लेकिन चूंकि हम मलिक साहब कोई भी जब इनिशिएट करने लगे तो सबसे पहले हम नीयत पे जाते हैं, फिर हम उसके ऊपर जाते हैं टाइमिंग पे जाते हैं, और ये दोनों तरफ मामला होता है। आज की ऑपोजिशन देख ले और अगली हुकूमत देख ले, इनके आप जरा 10-12 साल की स्टेटमेंट्स देखें ना कि जब वो पार्लियामेंट के अंदर एज ए हुकूमत आते हैं वो कहते हैं सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट्स आनी चाहिए, जस्टिस सिस्टम बेहतर होना चाहिए, और जब ये बाहर निकलते हैं तो फिर टारगेट कर देते हैं पर्सनैलिटीज को बुनियाद पे रख के। जो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर आप इस अगर प्रोसेस का हिस्सा है तो आपका काम अगर लेजिस्लेशन करना है या लोगों की सहूलत पैदा करना है या आवाम को फैसिलिटेट करना है तो फिर आप उसको उसी मैंडेट पे आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हाफिज एहसान अहमद हमारे साथ मौजूद थे। मुल्क के मुमताज़ कानूनदान प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद बात होगी उस अफसोसनाक वाक़े की जो बलूचिस्तान में हुआ। 20 माइंस वर्कर जो है उनको कत्ल कर दिया गया है बलूचिस्तान में। ये बढ़ते हुए वाक़यात रियासत के लिए चैलेंज हैं। एक तरफ हम सियासी तफरीका, सियासी अफरा तफरी का शिकार हैं, तो दूसरी तरफ दुश्मन पाकिस्तान के ऊपर वार किए जा रहे हैं। दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं, जिससे निमटने के लिए तमाम हुकूमतों को, सूबाई हुकूमतों को, वफाक को और तमाम सिविल सोसाइटी को भी अपना किरदार अदा करना होगा। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जमान शाहिद रिंद। और हम एक बार फिर खुशामदीद बात होगी बलूचिस्तान की, जहां अफसोसनाक वाक़या पेश आया। 20 मजदूर कत्ल कर दिए गए। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ते ही चले जा रहे हैं। माजी में हमने देखा कि बलूचिस्तान से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद फिर ये बात जब की गई कि इन्हें कौमी धारे में शामिल किया जाए, बातचीत का आगाज़ किया जाए, और बातचीत के आगाज़ के साथ ही हमने ये भी देखा कि किस तरीके से फिर दहशतगर्द गिरोह जो है आज से नो मुनज़्ज़म होना शुरू हो गए। मौजूदा बलूचिस्तान की हुकूमत दावेदार रही है कि बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त कोई नो गो एरिया नहीं है, तमाम इलाकों में इस वक्त फोर्सेज मौजूद हैं, लेकिन इस किस्म के वाक़यात फिर भी वकूफ़ पजीर हो जाते हैं। इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जमान शाहिद रिंद साहब। शाहिद रिंद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। शाहिद रिंद साहब, ये हो क्या रहा है? माइंस वर्कर जो है वो निशाना बनाए जा रहे हैं। उससे पहले जिस तरीके से मजदूरों का कत्लेआम वहाँ होता है, बलूचिस्तान हुकूमत कहाँ खड़ी है? मलिक साहब, बलूचिस्तान हुकूमत, अगर हम इस वक्त जो सूरत हाल है बलूचिस्तान में, दहशतगर्दी के वाक़यात आपके सामने हैं पै दर पे। ऐसा नहीं है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज या जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो अपना काम बिल्कुल नहीं कर रही, ये बिल्कुल गलत होगा कहना। क्योंकि अगर मैं आज के वाक़े से 2 रोज पहले के तुरबत के वाक़े का जिक्र करूं, जहां पे 200 kg एक गाड़ी में धमाका खेज मवाद नस्ब किया गया था और उसे किसी मकाम पर हिट करने की तैयारी की जा रही थी, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने उसे नाकाम बनाया। इसके अलावा भी कई ऐसे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हैं जो कामयाब हुए हैं। लेकिन हमें ये देखना होगा कि सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बनाया गया। मजदूर जो कि बलूचिस्तान ही के मुख्तलिफ इलाकों से, जो से किला सैफुल्लाह से, लोरालाई से इनका ताल्लुक था, ये वहां पर काम कर रहे थे, रात गए दहशतगर्दों की जानिब से उन्हें निशाना बनाया गया। माजी में आपके सामने होगा मलिक साहब कि दहशतगर्दी से लड़ने के लिए नेशनल एक एक्शन प्लान बनाया गया और उसमें तमाम सियासी जमातों का इत्तफाक था। लेकिन मौजूदा जो सूबाई हुकूमत है उसने पहली मरतबा चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी की क़यादत में प्रोविंशियल एक एक्शन प्लान तरतीब दिया है। चूंकि एक नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई है और एक नया एक्शन प्लान हमने तरतीब दिया है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज है,
तो कुछ जगहों पर लाजमी सी बात है, कुछ ऐसे लूप होल्स या कुछ ऐसी चीजें मौजूद हैं जिन्हें हमें आने वाले दिनों में कवर करना है। और लेकिन रिंद साहब, प्लान तो बनाया जाना ठीक है, अच्छी बात है, प्लान बना दिया गया, लेकिन वाकयात मुसलसल बढ़ते चले जा रहे हैं। दावा किया जाता है कि जी हमने दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा कर दिया है, कोई नो गो एरिया नहीं है, लेकिन ये दहशतगर्द वहीं पे मौजूद है, कहीं बाहर से तो नहीं आ जाते? देखिए मलिक साहब, दहशतगर्द वहीं पे मौजूद हैं, दहशतगर्दों के फैसिलिटेटर्स पड़ोसी मुल्कों में मौजूद हैं, और जब इनके खिलाफ कोई कार्रवाइयों का आगाज होता है तो एक मखसूस तबका जो इस्लामाबाद में मौजूद है, जो क्वेटा में मौजूद है, जो उनके सॉफ्ट फेसेस हैं उन दहशतगर्दों के या उनके सहूलतकार हैं, वो उनके लिए सामने आते हैं, और फिर इंसानी हुकूक की भी बातें होती हैं, और फिर वो ऐसी सूरत हाल पैदा की जाती है जिसमें आप जैसे सीनियर सहाफ़ी भी हमारे सामने ये सवाल रखते हैं, जब हम एक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, उस जंग में जो टूल्स हैं, क्या हमने अपनी आर्म्ड फोर्सेस या जो सिविलियन आर्म्ड फोर्सेस हैं या जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, क्या वो तमाम टूल्स उनको दिए हुए हैं? क्या उनकी कार्रवाइयों को, ये पहली मरतबा होगा नस्ला मलिक साहब आपके सामने होगा, माजी में भी बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां होती रही हैं, लेकिन दिस इज फर्स्ट टाइम जब चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान या सूबाई हुकूमत पॉलिटिकली इस सारी सूरत हाल को न सिर्फ ओन करती है बल्कि हर उस जगह पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज दुक्की में इस वक्त बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत के 5 वज़रा और MPAs की एक पूरी टीम वहां पहुंच चुकी है। माजी में ऐसा कभी भी नहीं हुआ। लेकिन अगर देखा जाए जो है रिंद साहब के माजी में बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया गया था दहशतगर्दी के वाक़यात को, लेकिन फिर सर उठाना शुरू हो गया। ठीक है, ये मौजूदा हुकूमत जो है इसका अपना इलेक्शन प्लान भी है, क्या माजी की गलतियां नहीं थी हमारी जिसकी बुनियाद पर दोबारा से उन्हें मुनज़्ज़म होने का मौका मिला, आज जो वाक़यात किए जा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज मलिक साहब, बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में एक बात समझने की जरूरत है। गुज़िश्ता 2 दहाइयों की इस लड़ाई में एक सिलेक्टेड माइंडसेट की पॉलिटिकल लीडरशिप ने इस्लामाबाद को, मरकज को बलूचिस्तान के हवाले से कंफ्यूजन में रखा, और वो कंफ्यूजन था नाराज बलोच का। मौजूदा सूबाई हुकूमत ने पूरी अपनी ये कोशिश की कि मरकज को, इस्लामाबाद को और सियासी जमातों को इस कंफ्यूजन से निकाला जा सके। दूसरी बात जो आपने निशानदेही की कि गुज़िश्ता हुकूमत में एक अपीजमेंट की पॉलिसी लाई गई, चाहे वो एथनिक टेररिज्म हो चाहे वो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म हो, दोनों टेररिज्म के सामने के हवाले से एक अपीजमेंट की पॉलिसी लाई गई। उस अपीजमेंट की पॉलिसी के नतीजे में दहशतगर्दों को एक मौका मिला स्ट्रेंथन होने का, और फिर लाजमी सी बात है जो सिचुएशन इस वक्त हमें काबुल से फेस करनी पड़ रही है या कुछ और मुल्कों से फेस करनी पड़ रही है, उसके भी इफेक्ट्स अपनी जगह पे मौजूद हैं, और इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास ऐसी कई रिपोर्ट्स मौजूद हैं या सूबाई हुकूमत के सामने, उनका ये फोरम नहीं है कि उन्हें हाईलाइट किया जाए कि कहां कहां किन किन दहशतगर्द तंजीमों का इंटरनल नेक्सस है और कहां कहां पर उनको एक्सटर्नल सपोर्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया। शायद रिंद साहब हमारे साथ मौजूद थे, बलूचिस्तान हुकूमत का तर्जमान। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था, कल इंशाल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।